लेट्स बिगिन। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं CBSE 2026 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टफ सेट माना जा रहा है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे थोड़ा, और सेट के मुकाबले ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग MCQ पार्ट देखेंगे। ठीक है, MCQ पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। लेट्स बिगिन। चलो, इफ PQ और PR आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, PQ और PR जो है टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है मेरा, ये भी रेडियस नहीं, ये वाला यहाँ से यहाँ जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये भी 90 डिग्री पे फॉल करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है ये 90 डिग्री पे ही एक दूसरे से मीट करता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये भी मेरा रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें बोला है कि सच डैट QPR 90 डिग्री, QPR ये भी 90 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ OP का लेंथ निकालना है। ठीक है, इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पता चलेगा एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हमको पता है कि OQ इक्वल है OR का सेम रेडियस। रेडियस मेरा क्या हो गया? सेम हो गया, रेडियस सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें कि एंगल Q पे जो है एंगल R भी वही है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तीसरा बात करें तो OP और OP दोनों में OP मेरा क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल OQP जो है वो हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ORP का। ठीक है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी? RHS से, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल QOP इक्वल हो जाएगा हम लोग का एंगल ROP का। ठीक है, उसी तरह से एंगल QPO इक्वल हो जाएगा हम लोग का एंगल RPO का। ठीक है, ये दोनों होगा बाय हम लोग का बाय CPCT से। ठीक है, बाय CPCT ये हम लोग का इक्वल हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर के मेरा क्या होगा? दोनों मिलकर के मतलब 45 में डिवाइड होगा, मतलब ये 45 और यहाँ पे ये 45। अब देखो, ये मेरा 90 है, ये मेरा 45 है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा? ये भी 45 ही होगा। अब ये जब 45 होगा तो ये भी 45 होगा, करेक्ट, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इससे पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला साइड मेरा, ठीक है, मेरा कुछ इस तरह से बना, इस तरह से, इस तरह से जो बना है, तो ये भी, ये और ये दोनों मेरा 45 हो गए। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा इक्वल साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 है, तो ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। अब क्योंकि ये तो मेरा, ये वाला अगर ट्रायंगल पे फोकस करें, ये वाला पे, तो ये तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 है, तो ये 4 है, ये 4 है, तो ये वाला मेरा हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लेना है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? जो कि OP होगा, OP इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा
4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट मीन्स हो जाएगा 16 प्लस 16, डेट मीन्स 32। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरा ओपी का डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ ऑफ ओपी। तो 4√2 ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सेकंड क्वेश्चन है, एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस r और हाइट h इज कम्प्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से भर जाता है बाय 2 स्फेरिकल स्कूप्स। 2 स्फेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम उसमें डाला जाता है तो पूरी तरह से वो भर जाता है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्कूप इज r/2 देन h इज टू r इक्वल्स क्या हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो पूरी तरह से भर गया है अगर टू स्फेरिकल स्कूप्स, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्कूप कैसा है, स्फेयर का शेप का है। अगर वॉल्यूम ऑफ कौन को फिलअप किया जा रहा है 2 स्फेरिकल वॉल्यूम यूज करके, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन को 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसको लिखेंगे 4/3 पाई, देखो स्फेयर का जो रेडियस है वो r/2 है, तो वॉल्यूम का हो जाएगा r/2, मतलब यही है मेरा रेडियस और इसका क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरा r का स्क्वायर h, और यहाँ 4 2 8, और यहाँ पे r का क्यूब, और नीचे में 8, तो 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा। देखो r का स्क्वायर, इधर का क्यूब को हटा के सिर्फ r बचाएगा, तो h, ये r को इधर फेंकेंगे तो डिवाइड में r चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा मेरा, ओनली 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हमको मिला h/r = 1, और हमको बोला है इसका रेशियो बताना, h/2r का वैल्यू बताने। तो हमको पता है कि अगर हम इसको 1/2 सेपरेट कर दें तो ये मेरा h/r होगा, और यही h/r का वैल्यू हम 1 ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1, डेट मीन्स होगा कितना 1/2, इसका मतलब आंसर होगा 1:2। ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आर्क PQ सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर। एक आर्क है, ठीक है, एक आर्क है, ठीक है, एक आर्क है, ये वाला आर्क लेके चलो, ठीक है, ये आर्क लेके चलें, इसको हम बोल देंगे PQ। रेडियस है 6.3 सेंटीमीटर, रेडियस 6.3 सेंटीमीटर, PQ है। यही वाला मेरा दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, यही मेरा दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द आर्क है, हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2πr, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यही होता है। तो इसका हम लोग को थीटा निकालना है, मतलब ये सेंट्रल एंगल, तो थीटा 360 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क दे दिया है 11, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू रखो 22/7, आर का वैल्यू
आर का वैल्यू दिया हुआ है 6.3। ठीक है, चलो थीटा को सेपरेट कर दो इधर और सबको इधर फेंक दो। 11 मल्टीप्लाइड बाई 360। ठीक है, सबको इधर फेंको। 360 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड में जाएगा मेरा 2, 22 एंड 6.3। पॉइंट हटाएंगे इधर, ऊपर 10 लगेगा। इधर मेरा बच गया सिर्फ ओनली थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खाली कटिंग करना है। 11 1 जा 11, 11 2 जा। ठीक, उसके बाद 7 1 जा 7, 7 9 जा। उसके बाद 9 1 जा 9 और 360 को काटो, 9 4 जा और एक 0 लगा दो। ठीक है, अब देखो ये 40 इधर मेरा कहाँ आ गया, थीटा इज इक्वल टू ऊपर में 40 है और नीचे में आया है मेरा 2। काट देंगे, नहीं नीचे में 2 इंटू 2, 220 जा और फिर 2 से 210। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 10 डिग्री। थीटा का वैल्यू 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का आता है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए क्या होगा। देखो इसमें देखो हमको पता है 10 और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो 1 + 10 स्क्वायर ए इसको रहने देते हैं और नीचे वाला 1 + cot स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर ए। करेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 1 + 10 स्क्वायर ए और यहाँ पे इसको हम करेंगे 10 स्क्वायर ए प्लस में 1 डिवाइड में 10 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन एडिशन कर रहे हैं आपको। 10 स्क्वायर इसको रीअरेंज करेंगे, 10 स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा आएगा 10 स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। इधर ब्रैकेट में है ही मेरा पहले से 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे मेरा रह जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो ऊपर में 1 + 10 स्क्वायर है, नीचे में 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब दोनों के आगे प्लस सी का सी साइन है, आगे पीछे लिखा हुआ कट जाएगा। तो मेरा फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा सिर्फ 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यही वाला सिर्फ बचेगा मेरा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल जार। एक सिलेंड्रिकल जार ले लो और उसमें 3 टेनिस बॉल डाल दो। इफ द रेडियस ऑफ ईच बॉल इज आर, अगर हर एक बॉल का रेडियस आर है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार इज क्या होगा। हवा कितना भरा हुआ है ये निकालना है। तो हमको पता है कि जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ जार निकालो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जार निकालो। और क्योंकि जार में क्या भरा हुआ है, जार में रखा हुआ है मेरा टेनिस बॉल, तो 3 को टेनिस बॉल है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल निकालो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना बॉल का जगह है ये पता चल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ जार से उससे माइनस कर देना है, तो पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ जार इतना बड़ा था लेकिन उसमें इतना बॉल था, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा जो खाली जगह उसी में एयर भरा हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यही निकालना है हम लोग को वॉल्यूम ऑफ जार, क्योंकि वो जार किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। सिलेंड्रिकल शेप का है तो क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल। वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल का होगा, हाँ क्योंकि सिलेंड्रिकल है, नहीं स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर। आर के बारे में देखो, क्योंकि देखो
इसमें जो आर है वो सिलेंडर का भी सेम आर है, और ये स्फेरिकल बॉल है उसका भी सेम आर है। आर मेरा दोनों का कॉमन है, ठीक है, स्मॉल आर ही लेकर के चलते हैं। आर का क्यों, चलो अभी जो है यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, पाई आर इसका। देखो एच के बारे में यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एच ये है मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एच के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा देखो यहाँ से यहाँ रेडियस है, और यहाँ से यहाँ अगर पूरा मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा मेरा एक 2r, मतलब डायमीटर। ये भी मेरा 2r, ये भी मेरा 2r, मतलब 2r प्लस 2r प्लस 2r मतलब 6r। 6r ही है मेरा हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6r, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई r का क्यूब, यहाँ पे होगा 6 पाई r का क्यूब माइनस 4 पाई r का क्यूब, डेट मीन्स हो जाएगा 2 पाई r का क्यूब। यही होगा वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द जार, 2 पाई r क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो टू डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर, दो को अलग अलग डाइस है एक साथ रोल किया जा रहा है, ठीक है, डाइस। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ऑब्टेन नंबर आर लेस देन 4, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट बोथ द ऑब्टेन नंबर, तो दोनों में जो नंबर आएगा वो दोनों नंबर जो है 4 से लेस होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले इसका हम लोग को दिमाग में होना चाहिए कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस इसका बनाते हैं। सैंपल स्पेस ये हो सकता है कि शुरू में 1 है, दूसरा में भी 1 है, फर्स्ट में 1, दूसरा में 2, फर्स्ट में 1, दूसरा में 3, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। पहला वाला में 2 आ जाएगा, दूसरा वाला में 1 हो सकता है, दोनों में 2 2 आ जाए, हो सकता है दोनों में एक में 2 है, दूसरा में 3 है, हो सकता है पहला में 2 आए, दूसरा में 4 आ जाए, 2 आए 5 आए, 2 आए 6 आए, 3 आए 1 आए, 3 आए 2 आए, 3 आए 3 आए, 3 आए 4 आए, 3 आए 5 आए, 3 आए 6 आए, ठीक है। 4 आए 1 आए, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, और 4 6 हो सकता है। 4 वाला ये हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 5 6 हो सकता है। चलो 6 वाला भी लिखते हैं। देखो 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 और 6 6 हो सकता है। इतना पॉसिबिलिटीज है कि इतना, जब दो डाइस को एक साथ उछाला जाएगा तो इतना पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, ठीक है। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो भी मेरा दोनों में आएगा वो दोनों जो है 4 से कम ही होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है भाई, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 हो गया इधर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इधर भी 3 हो गया, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, यहाँ भी 3 हो गया, ठीक है। और इसमें से अब कोई भी नहीं है जिसमें दोनों में से 4 से कम है ना। तो टोटल कितना हो गया, 3 ऊपर 3 मतलब 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल 9 पॉसिबिलिटी है जो
है मेरा 4 से कम दोनों में, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 36। तो आंसर मेरा हो जाएगा, काटेंगे इसको, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो आ जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है सच दैट AF, देखो AF ये वाला जो है मेरा, AF इक्वल टू 7, FB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। EF जो है, EF जो है 4 सेंटीमीटर है, और FD इक्वल्स ये पूछा है कितना होगा, ठीक है, FD इक्वल्स क्या होगा। तो हमको पता है कि ये और ये दोनों एक दूसरे को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को हम देखो, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को जो है हम अगर प्रूफ कर देते हैं कि दोनों सिमिलर है, तो साइड्स का जो रेशियो लेंगे वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, देखो दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर रहे हैं, एक सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल BFE इक्वल हो जाएगा एंगल DFA के, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से क्योंकि ये और ये मेरा क्या है, पैरेलल है, पैरेललोग्राम का साइड है तो पैरेलल है, तो एंगल ये A और एंगल E इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, AE ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल A, ठीक है, ये वाला के लिए ले रहे हैं, मतलब DAF इक्वल हो जाएगा एंगल BEF के, BEF के। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया है जिसके चलते हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल ADF सिमिलर है ट्रायंगल EBF की, रीजन A सिमिलरिटी, ठीक है। A सिमिलरिटी से ये सिमिलर है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि FB डिवाइडेड बाय, इसका देखो FB ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, FB कॉरस्पॉन्डिंग है मेरा FD के, ठीक है। FD डिवाइडेड बाय इक्वल टू EF ये वाला AF के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, FB बोले तो 3 है, FD तो FD ही होगा, EF 4 है, AF मेरा 7 है। यहाँ से क्या पता चलेगा, 7 3 जा 21, ठीक है, 4 इंटू FD हो जाएगा, 4 को इधर फेंकेंगे तो FD इज इक्वल टू हो जाएगा 21/4, ठीक है। ये मेरा आएगा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। PQ इज टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O। PQ जो है एक टेंजेंट है एक सर्कल का जिसका सेंटर O है। इफ एंगल POR तुम्हारा 65 डिग्री है, देन मेजर ऑफ एंगल PTR का एंगल निकालना है, ठीक है, PTR एंगल निकालना। तो अब यहाँ पे हमको पता है 9th क्लास का एक सर्कल वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर
मेरा कोई आर्क, ठीक है, अगर मेरा कोई आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, मान के चलो 2 थीटा सबटेंड कर रहा है, तो मेजर आर्क के तरफ, मेजर आर्क के तरफ जो भी एंगल ये सबटेंड करेगा वो उसका जस्ट क्या होता है, हाफ होता है। तो ये वाला ओनली मेरा क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, ओनली थीटा होगा। तो उसी तरह से देखो, उसी तरह से यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, ये मेरा एक सेक्टर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो 65 यहाँ सबटेंड कर रहा है। तो यही वाला आर्क जो है मेरा पी आर जो है वो मेरा ओ पे 65 सबटेंड कर रहा था। तो यही सेम जो है, सेम आर्क जो है जस्ट अपोजिट तरफ, सर्कल के अपोजिट तरफ कितना एंगल सबटेंड करेगा, जस्ट इसका हाफ। मतलब ये जो एंगल होगा मेरा 65 डिवाइड में 2 होगा, इतना होगा, ठीक है। अब इसको ले जा करके हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ट्रायंगल में ये वाला एंगल मेरा 65/2 हो जाएगा। ये क्योंकि ये एक टेंजेंट है, और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के सेंटर से जो एक लाइन खिंचाता है वो 90 डिग्री पे फॉल करता है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे है। तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल T, ये तीनों मिला करके मेरा होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री एक ट्रायंगल के अंदर में, ठीक है। तो P मेरा 90 है, एंगल S मेरा 65/2 है, और एंगल T हमको चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल T यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस 65/2 मतलब 32.5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 माइनस 32.5, 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 60, और 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 57.5 डिग्री, इतना आएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सर्कल है जो कि सेंटर्ड है इतना पे -1,2, और ये पास हो रहा है एक पॉइंट से, जो पॉइंट है 0.0,3, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना। अब देखो कोई भी एक हम लोग सर्कल लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक सर्कल लेते हैं। तो ये मान के चलो उसका सेंटर दिया हुआ है -1, इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 2, करेक्ट। अब ये एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, चलो कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से ये क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3। अब हमको इतना ही गिवन है, अब हमको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना। तो दोनों पॉइंट्स को आपस में जब हम लोग मिला देंगे तो एक लाइन मिलेगा हमको, ठीक है, एक लाइन मिलेगा। तो अब ये जो लाइन मिला है ये क्या है, रेडियस ऐसा बिहेव करेगा, यही तो रेडियस है, ठीक है। और इसी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल यही तो निकालना है, क्योंकि दो पॉइंट से जो लाइन मिलता है उसका हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, और वही डिस्टेंस हम लोग का रेडियस हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, रेडियस हो जाएगा हम लोग का, देखो इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 0 माइनस और -1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 3
-2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट अंडर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। डेट मीन्स आएगा हम लोग का रूट अंडर 2। ठीक है, रूट अंडर 2 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EDF विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो जब भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है, ठीक है, ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता ही है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता ही है, साथ ही साथ पेरीमीटर का जो रेशियो है वो भी साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर और ट्रायंगल EDF का पेरीमीटर जो है वो उसी का साइड का रेशियो के इक्वल होगा, मतलब ये करेक्ट है। ऐसे बोला नॉट ट्रू होना चाहिए, तो ये सही है। इसको देखो AB बाय ED, AB और ED, ठीक है, AC बाय EF, हाँ ये भी करेक्ट है। हाँ देखो एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, नहीं, एंगल A एंगल D के इक्वल नहीं है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला मेरा सही कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, सही रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग। और ये वाला मेरा राइट है, ठीक है, ये मेरा राइट है। एक क्वेश्चन ये आता है, मतलब मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर ये वाला राइट है तो कैसे है ना, ये वाला करेक्ट है तो कैसे है। अभी हम ये वाला डिराइव करके दिखाएंगे कि ये वाला आखिर कैसे है। देखो दो ट्रायंगल अगर हम मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ABC सिमिलर है मेरा EDF के, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB बाई ED इक्वल होगा BC बाई DF, ठीक है, इक्वल होगा मेरा AC बाय EF, करेक्ट। अब अगर हम ऐसा करें कि ये दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, है ना, AB प्लस ED, ठीक है, इज इक्वल टू BC बाई DF लेके चले, और इसको जगह चेंज कर दें, AB बाई BC, क्रॉस एक्सचेंज करें, है ना, ED यहाँ चला जाएगा और DF यहाँ चला जाएगा। अब दोनों तरफ जो है 1 ऐड कर दें। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, यहाँ भी 1 ऐड करते हैं और यहाँ भी 1 ऐड कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा AB प्लस BC डिवाइड बाई BC, यहाँ पे ED प्लस DF डिवाइड में DF, ठीक है। अब इसको जो है फिर से क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, तो AB प्लस BC डिवाइड में हो जाएगा मेरा ED प्लस DF, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा BC और यहाँ चला जाएगा DF। अब यहाँ एक चीज़ देखो कि BC बाई DF यही तो है मेरा BC बाई DF, ठीक है, तो इसीलिए इसके जगह में हम सीधे AC बाई EF लिख सकते हैं। मतलब मेरा होगा AB प्लस BC डिवाइड में ED प्लस DF, हाँ, इक्वल टू इसी की जगह हम लिखेंगे AC बाई EF। यहाँ से अब इसको जो है क्रॉस एक्सचेंज करोगे तो हमको मिलेगा AB प्लस BC, AC मेरा नीचे आ जाएगा और ये वाला पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, ED प्लस DF डिवाइड में हो जाएगा मेरा EF।
ठीक है, इस तरह से ये चीज मेरा हो जाएगा, ये चीज हम निकाल देंगे, इसीलिए ये चीज को बोलेंगे हम ये ट्रू है। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही ट्रू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई 2026 स्टैंडर्ड मैसेज सेट 3। बताओ ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये कितना हार्ड फील होगा, ये वाला वो कैसे वो करेक्ट बोल सकता है। इस तरह का डेरिवेशन उसको करना होगा, ठीक है, तब जा करके ही इसको करेक्ट बोला जा सकता है। इस तरह से इसको, इस पेपर को टफ माना जा सकता है, ठीक है। चलो, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ के निकालना है। पहले बोल दिया कि रूट्स जो है रियल है और इक्वल है। इक्वल वाला केस के लिए डिस्क्रिमिनांट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ के केस में जो है बी स्क्वायर मेरा क्या है, माइनस के रूट 3, यही तो है मेरा बी, इसी का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4a मेरा 1 है और c मेरा 2 है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट 3 ओनली 3 होगा, तो 3k स्क्वायर माइनस 4 2 8 इतना हो जाएगा, ठीक है। 8 को इधर फेंकेंगे तो 3k का स्क्वायर प्लस 8, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3, स्क्वायर को इधर फेंकेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 8/3 होगा, ठीक है। तो ये 4 में से एक ही ऑप्शन जो है वो हमको मिल रहा है, 8 रूट अंडर 8/3 विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द ग्राफ पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस बोला है, px का कितना होगा। तो इसमें जो है हम लोग को देखना है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, तो 3 जगह कट कर रहा है, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन और मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 40। एक मीन है और एक मेरा मीडियन है, 43 मीन है, 40 मेरा मीडियन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोड का वैल्यू निकालना है। हम लोग को पता है फॉर्मूला एक होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, यही होता है। तो 3 मीडियन का वैल्यू कितना है भाई, मीडियन का वैल्यू है 40, माइनस 2 मीन कितना है, मीन का वैल्यू है 43। चलो यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाएगा 120 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 2 4 8 86। तो आ जाएगा इधर 20 और इधर 14, तो 34 विल बी आवर मोड, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज, सेंट्रल एंगल का मेजर निकालना है। अब हम लोग को पता है जो भी एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय πr² होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, यही थीटा का वैल्यू निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 198, ये है मेरा 360, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7,
22/7 आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ 18, ठीक है। 18 × 18 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कटिंग करना है, तो थीटा को सेपरेट कर देते हैं, बाकी बात सबको उधर फेंक देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 198 मल्टीप्लाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड में मेरा चला जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो 18 बन जाए 18, 18 2 जा 18 2 जा हो जाएगा 36, एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। 18 2 जा 36, एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब देखो 2 11 जा 2 10 जा, फिर से काटो 2 9 जा 2 5 जा, ठीक है। यहाँ से काटो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और बगल में एक शिफ्ट करेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो मेरा आएगा यहाँ पे आंसर 22 × 5 × 7, 22 × 11 1 जा 11, 11 2 जा भी कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा मेरा सिर्फ यहाँ पे 2 बचा, 7 बचा और 5 बचा, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70, 70 डिग्री विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखो, इफ 2 10a इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ sec a, sec a का वैल्यू निकालना है हमको। यहाँ पे 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को इक्वल टू इधर फेंकेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 3/2, ठीक है। वैल्यू ऑफ sec a चाहिए, sec a निकालना हम लोग को पता है, फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 10a की जगह में 3/2, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर a मेरा रहेगा। यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 9 हो जाएगा बाय 4, ठीक है। हमको sec a चाहिए तो स्क्वायर को इधर फेंक देंगे तो ओनली इधर sec a बचेगा, यही तो हमको चाहिए। और इधर हो जाएगा √, इसके नीचे कुछ ना लिखो 1 है तो नीचे 4 + 9, यहाँ पे √13/4, √13 तो रूट से नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे का 4 निकल आएगा, वो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट वाला केस कौन सा है, देखो दो कंडीशन में वैल्यू निकलता है, एक ही कंडीशन है जिसमें वैल्यू नहीं निकलते, वो तो पैरेलल वाला केस है, ठीक है। तो पैरेलल वाला केस वाला कंडीशन हम लोग लेंगे। पैरेलल का केस क्या कहता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू होगा c1/c2, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सेपरेट करेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों कैल्शियम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ होगा मेरा, यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 2y, यहाँ पे हो जाएगा 5 को उधर फेंकेंगे तो 3x + 2y इज इक्वल टू 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू k/2, इसको इक्वेशन 1 मान रहे, इसको 2 मान रहे, ये हो जाएगा मेरा
7/30, ये वाला नॉट इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये वाला इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों को अगर हम लेकर के चलेंगे तो k का वैल्यू आएगा, सिर्फ ये दोनों को लेकर के चले, है ना, ये दोनों को लेकर के चलेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 4/3। ठीक है, और अगर ये दोनों को लेकर चले तो मेरा k का वैल्यू नहीं आना चाहिए, वो आएगा कंडीशन, वो होगा मेरा 7 × 2 डिवाइड में मेरा होगा 30, मतलब 2 1 जा 2, 2 15 जा, मतलब कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए 7/15, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें से मेरा ये कंडीशन k = 4/3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक एपी है, एपी में ए दिया हुआ है -3 है, S17 दे दिया है मेरा, द वैल्यू ऑफ A17 बोला है क्या होगा। तो हमको पता है फॉर्मूला होता है एशियन का n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे जो है हम लोग एक चीज देख सकते हैं, इसको हम लोग a + a बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और ये तो मेरा Sn है, तो यहाँ से Sn = हम लोग का क्या हो गया n/2। अब इस फॉर्मूला में फोकस करो, यहाँ से यहाँ जो है ये तो मेरा an है, an का फॉर्मूला क्या कहता है, an = कहता है a + n-1 ब्रैकेट के बाहर d, यही तो कहता है an। तो ये पूरा की जगह में हम लोग क्या बैठा देंगे, an बैठा देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में खाली इसको पुट करना है और निकाल देना है A17 का। तो S17 n की जगह में 17, ये 17/2 और यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे मेरा A17, A17 का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है। S17 के जगह हम रखेंगे 357। ठीक है, ये 2 को इधर फेंकेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 17 डिवाइड में जाएगा, अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट लाइन में फेंकेंगे, 17 को इधर फेंकेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 2 × 357 डिवाइड में 17, और इधर हो जाएगा -3 + A17, कटिंग करेंगे, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 1 बगल में जाएगा, 17 1 जा 17 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 42 -3 + A17, -3 को इधर फेंकेंगे तो +3 हो जाएगा। A17 = मेरा होगा A17 = 45। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज सेंटर्ड एट 1 2। ठीक है, एक फिगर में सर्कल जो है सेंटर्ड है 1 2 पे। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है उसमें ये सर्कल जो है वो ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0। अब ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला पॉइंट और ये सेंटर वाला पॉइंट, दोनों से मिला करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों से मिला करके एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यही तो मेरा कहलाएगा रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल यही तो है, यही तो मेरा रेडियस है। ठीक है,
तो रेडियस निकालेंगे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। ये मेरा x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पर से जो है 1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 माइनस 0 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर बोले तो हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। डेट मीन्स आएगा √5। ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया रेडियस। अब डायमीटर क्या होगा, डायमीटर जो हो जाएगा वो 2 इंटू रेडियस हो जाएगा। डेट मीन्स 2 इंटू √5, डेट मीन्स 2√5। 2√5 आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या कहता है, √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर है? हाँ, इरेशनल नंबर है। √3 भी इरेशनल है और √5 भी इरेशनल है। तो सम ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ इरेशनल नंबर नहीं, ऑलवेज इरेशनल नहीं होता है। ठीक है, सम ऑफ इरेशनल नंबर जो है ऑलवेज इरेशनल नहीं होता है। क्यों? एक एग्जाम्पल ले ले। अगर मान के चलो 3 प्लस √3 ऐसे है, ठीक है, तो ये तो इरेशनल नंबर है, दोनों का कॉम्बिनेशन इरेशनल नंबर है। और एक हम ले लें 3 माइनस √3 ऐसे, तो ये इंडिविजुअल एक इरेशनल है, ये भी एक इरेशनल है। लेकिन दोनों का जब हम सम लेंगे, ठीक है, सम लेंगे तो ये होगा मेरा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये √3 और ये √3 मेरा कट जाएगा और सिर्फ आएगा मेरा आंसर सिर्फ 6 आएगा। और 6 मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर। तो सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इरेशनल ही हो। ये जो है रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, इरेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। तो √3 प्लस √5 ये दोनों का सम कर रहे हैं तो ये रेशनल तो है, ये ट्रू है। ठीक है, असर्शन मेरा ट्रू है। सम ऑफ द एनी 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है। ये हर बार जो है इरेशनल ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि अभी एक केस बता दिए कि ये मेरा इरेशनल है, ये मेरा इरेशनल है, लेकिन दोनों को ऐड किए तो क्या आ गया, मेरा रैशनल नंबर आ गया 6 आया, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, सम हमेशा इरेशनल हो कोई ज़रूरी नहीं, रैशनल भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा जो है फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकेंड वाला फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। चलो 20 नंबर देखो। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2। अगर कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई एक इवेंट हो रहा है, उसका हैपनिंग का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी 0.2p है। इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट बोला है 0.2p है। ठीक है, 0.2p। और p का वैल्यू बोल दिया है वो 0 से बड़ा ही है, 0 से बड़ा ही है। और p का कंडीशन भी दे दिया है, p कांट बी मोर देन 5। p जो है 5 से बड़ा नहीं होगा, 5 से बड़ा नहीं होगा। क्यों? अगर ये 5 से बड़ा हो गया, मान के चलो ये अगर हम लोग 6 ले लिए, ठीक है, 6 ले लिए तो 6 2 से 12 मतलब 1.2 प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होगा 1.2 होगा, जो कि फॉल्स होगा, जो कि हो नहीं सकता, फॉल्स होगा।
क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, ये जो है ऑलवेज या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो इसी के 0 और 1 के बीच में कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी आने का चांस है। तो अगर हम यहाँ पे p का वैल्यू 5 लेते हैं, p का वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 2 10 हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी अगर 5 लेते हैं स्मॉल p का वैल्यू तो हो जाएगा मेरा 0.2 इंटू 5 लेते हैं तो 5 2 10, मतलब 1.0 आएगा। हाँ, ये मेरा ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि p कांट बी मोर देन 5, ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। ठीक है, स्मॉल p का वैल्यू 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ना तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अब देखो रीजन इसका क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट। हाँ, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, दोनों का सम जो है 1 के इक्वल होता है। तो किसी को, दोनों में से किसी को भी उधर फेंको तो माइनस में चला जाएगा। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। लेकिन क्या ये फर्स्ट वाला का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है? नो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? देखो, असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये हो सकता था कि जो भी असर्शन बोला है मैक्सिमम का वैल्यू, मैक्सिमम के बारे में बात किया, ठीक है, मोर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात किया है। तो इसका प्रॉपर रीजन ये हो सकता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट विल नॉट एक्सीड द वैल्यू 1। ठीक है, ये हो सकता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट विल बी 1, यही है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो स्मॉल p का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग तुमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आज हम लोग देख लिए MCQ। आज के लिए थैंक यू। अगर इसी तरह से और प्रीवियस ईयर का जितना भी सॉल्यूशन है सेट्स का वो चाहिए तो चैनल से जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए। ठीक, थैंक यू।